मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में संस्कृत के प्रवक्ता के सिलेबस की। तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा द्वारा संस्कृत में जो प्रवक्ता की भर्ती निकाली गई है उसके सिलेबस का आज हम मूल रूप से विश्लेषण करेंगे कि संस्कृत विषय में किस ढंग से सिलेबस का मूल रूप से विभाजन किया गया है, कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे, किस ढंग से हम मूल रूप से उन तथ्यों को निकाल करके लेके आएंगे। उन सभी का एक विश्लेषण आज हम मुख्य रूप से आज किसी छोटी सी क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यक्रम जो प्रवक्ता का है संस्कृत का, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मूल रूप से हम भली भांति जानते हैं कि कई खंडों में इस पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है, विभिन्न प्रकार के खंडों में इस पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है। हर खंड में अलग से मार्किंग की गई है, हर खंड में अलग से नंबरों का निर्धारण किया गया है। तो किस ढंग से हम उसका मूल रूप से उसकी एक रणनीति तैयार करेंगे, कैसे हम उसका एक विश्लेषण करेंगे, मूल रूप से आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम खंड की यदि हम बात करते हैं, पहले खंड की यदि हम चर्चा करते हैं तो खंड क में साहित्य का जो परिचय है उसमें गद्य पद्य एवं नाटक से संबंधित हमारे जो प्रश्न होंगे उनका विश्लेषण आज हम आपके साथ करने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से प्रश्नों की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले केवल ये देख रहे हैं कि मूल रूप से इन खंडों में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है और किस ढंग से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है मूल रूप से साहित्य का पार्ट है। साहित्य में लिखा हुआ है कि निम्न ग्रंथों के निर्धारण अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियों के भावार्थ, शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता के परिचय। मतलब इन मूल रूप से जो विषय लिए गए हैं इन विषयों के आधार पर केवल और केवल जो है वो प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यदि हम सबसे पहले मूल विषय की बात करते हैं तो मतलब सबसे पहले हम शब्दार्थ की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे सूक्तियों की। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक विषय आपके सामने लग गया, कोई भी एक पुस्तक लगा दी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली पुस्तक, हम कादम्बरी की बात करते हैं। कादम्बरी की बात करें तो कादम्बरी में मूल रूप से सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कादम्बरी के रचनाकार कौन है। ठीक है, फिर जब हम कादम्बरी की बात करते हैं, कादम्बरी के रचनाकार की बात करते हैं, हमें पता चल गया कि कादम्बरी के रचनाकार जो है वो बाणभट्ट है। फिर उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाणभट्ट के जीवन परिचय का पूर्ण रूप से हम विश्लेषण करेंगे। जो बाणभट्ट का जीवन परिचय है उसकी हम चर्चा करेंगे। बाण के जीवन काल का हम वर्णन करेंगे, बाण की कृतियों का हम वर्णन करेंगे। कंप्लीट जब बाण की कृतियों का वर्णन हो जाएगा, बाण की शैली का वर्णन हो जाएगा, बाण के समय का वर्णन हो जाएगा, उसके बाद हम कादम्बरी के मूल भाग पर जाने की कोशिश करेंगे। फिर हमें देखना है कि भाई कादम्बरी जो है वो कादम्बरी के कितने पार्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, कादम्बरी का कौन सा भाग हमारे सिलेबस का विषय है। ठीक है, क्योंकि साफ सुथरे शब्दों में लिखा हो कि कादम्बरी का जो है वो कथामुख भाग लिया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है। कादम्बरी का कथामुख भाग है, उसकी कहानी कहाँ से कहाँ तक आती है, फिर कादम्बरी के दूसरे भाग की कहानी कहाँ तक आती है, कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है, ये सारी चीज़ों का हमें आभास होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। जब हम पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे तो मूल रूप से हम इसकी चर्चा करेंगे। केवल यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम केवल कई बार ऐसा होता है कि कादम्बरी को देख लेते हैं, बाणभट्ट की कादम्बरी, ये हमने नहीं पता कि भाई कादम्बरी का कौन सा भाग लगा हुआ है। पुस्तकों के माध्यम से हम तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कादम्बरी में कई जगह ऐसा होता है कि सुकनाश उपदेश ही लगा होता है। ठीक है, हमने कई बार ऐसा सोचा है कि चलो कादम्बरी का सुकनाश उपदेश लगा हुआ है तो उस सुकनाश उपदेश को हम ठीक ढंग से देख लेते हैं, उसकी हमने 100% तैयारी कर ली, परंतु उसके मूल विषय वस्तु को हमने छोड़ दिया, उसके बेस को हमने छोड़ दिया। तो ठीक है, कादम्बरी का सुकनाश उपदेश आपका पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसका परिचय भी तो आपको पढ़ना चाहिए ना। कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है ये भी तो आपको पढ़ना चाहिए ना। कादम्बरी के कथामुख भाग की कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती है वो भी पढ़ना चाहिए। फिर सवाल पैदा होगा कि जब हमारे सुकनाश उपदेश ही लगा हुआ है तो हम पहले पार्ट को क्यों पढ़ें, या हमारे दूसरा पार्ट लगा हुआ है तो हम पहले पार्ट को क्यों पढ़ें। यहाँ पर सवाल ये बनता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें से तो एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या उसके बेस में से सवाल नहीं बन सकता। उसका जो मूल बेस है, उसका जो मूल आधार है, प्रश्न तो वहाँ से भी बनेगा ना। इसलिए उन दोनों तीनों चीज़ों को हमें मिक्स करके लेकर के चलना है। ठीक है, फिर उसमें से विभिन्न प्रकार की सूक्तियाँ कौन कौन सी हैं, जो मूल तथ्य निकल करके आते हैं, मूल कथन निकल करके आते हैं, उन सूक्तियों का आपको विश्लेषण करना है। और हमें ये भी देखना है कि ये सूक्तियाँ किसने किससे और कब कही है, किस संदर्भ में ये सूक्ति कही गई है, प्रसंग क्या था इस सूक्ति के कहने के पीछे। ठीक है, तर्क क्या दिया गया था इस सूक्ति के कहने के पीछे। तो यदि ये स्टोरी हमारे समझ में आ जाती है, ये कहानी हमारे पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हम पूर्ण रूप से सिलेबस का विश्लेषण भी कर लेंगे और हमारी तैयारी भी कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस ढंग से हम इसकी तैयारी करते हैं। कई बार हमने कहा कि चलो ठीक है, पुस्तक देखी हमने, उस पुस्तक का जो पार्ट लगा हुआ है उसको हमने पढ़ लिया, परंतु केवल उस पुस्तक के उस अंश को पढ़ने से समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला।
इसलिए समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि वो मूल जो विषय था वहां पर वो आपने पढ़ लिया, ठीक है, प्रश्न का उत्तर भी उसमें से आपको मिल गया यहाँ पर, लेकिन उससे इतर भी बहुत सी चीजें हैं जो शुरू में प्रारंभिक चीजें आती हैं, यानी उसकी भूमिका में आती हैं। कई बार हम ऐसा होता है कि उस भूमिका का हम अध्ययन ही नहीं करते, जो मूल पार्ट लगा हुआ उसकी हमने चर्चा कर ली, कथामुख भाग है उसको हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन उसकी जो भूमिका पार्ट है, भूमिका का जो भाग है, उसका तो हमने अध्ययन ही नहीं किया। तो बंधुओं, उस भूमिका के भाग का भी अध्ययन आपको करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उस पुस्तक में से, उस पुस्तक का जो पार्ट होता है, उसका जो विषय होता है, उसकी जो मूल विषय वस्तु होती है, उसका जो कथानक होता है, उसका जो कलेवर होता है, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें से विश्लेषित हो जाती हैं। यानी प्रारंभ में ही बहुत सी चीज़ें जो होती हैं पूर्ण रूप से उसका एक व्यापक विश्लेषण तैयार किया जाता है, इसलिए हमें उस भाग के बारे में विचार करना है, ठीक है, उसके भूमिका भाग को भी पढ़ना है, किस चीज़ का उसमें वर्णन किया जाता है, उसकी शैली क्या है, उसकी भाषा शैली क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि केवल और केवल जो है, जो पार्ट हमारे सिलेबस का है, जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है, केवल उसी को पढ़ लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उससे इतर भी, उससे आगे पीछे की चीज़ों का भी ध्यान पूर्ण रूप से हमें रखना है। सूक्तियों की हमें चर्चा करनी है, न सिर्फ सूक्ति की चर्चा करनी है, बल्कि सूक्ति किसने किससे और कब कही, किस संदर्भ में कही गई थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इन सारी चीज़ों का यदि हम आकलन कर लेंगे तो फिर न सिर्फ एक सूक्ति बल्कि पूर्ण रूप से वो सब समस्याओं का समाधान अपने आप ही होता चलेगा। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन हम करेंगे, इन सिलेबस की हम चर्चा करेंगे। नल चंपू की हम बात करते हैं, नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम नल चंपू की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई नल चंपू जो है वो कृति किसकी है, रचना किसकी है, ठीक है। सामान्य रूप से कई बार हम क्या होता है कि नल चंपू का अंदर से पूरा अध्ययन कर जाएंगे, ठीक है, पूरा अध्ययन उसका कर जाएंगे, एक एक शब्द को, एक एक चीज़ का हम पूर्ण रूप से आकलन कर लेंगे, उसकी व्याख्या कर लेंगे, रट लेंगे, सब कुछ कर लेंगे वहाँ पर। लेकिन जब बात चलेगी यहाँ पर कि नल चंपू के रचनाकार कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा, अरे इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। नॉर्मल सी चीज़ें लिखा है, जहाँ आपके नल चंपू लिखा होगा वहाँ उसका रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट भी लिखा होगा, पढ़ भी लेंगे, सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपको लगेगी तो सामान्य सी छोटी छोटी प्रक्रिया, कौन ऐसा बच्चा होगा जो नल चंपू को पढ़ लेगा और रचनाकार को नहीं पढ़ेगा? बहुत से शिक्षार्थी हैं, बहुत लोग हैं जो नल चंपू को पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर दिन हमारे सामने इस तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा कि त्रिविक्रम भट्ट कौन थे या इनकी कृति कौन सी थी, तो फिर हम पीछे हट जाएंगे। पूर्ण रूप से जब आप नल चंपू का अध्ययन करेंगे तो आपको पहले, उससे पहले त्रिविक्रम भट्ट का भी अध्ययन करना है। आपको यह भी देखना है कि चंपू काव्य क्या होता है। आपने सिर्फ पढ़ लिया कि ये गद्य होता है, ये पद्य होता है, दोनों को मिला दिया तो चंपू होता है। इसकी रूपरेखा कहाँ से प्रारंभ होती है आपको ध्यान रखना है, प्रारंभ कहाँ से होता है आपको ध्यान रखना है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी आपको ध्यान रखना है, पहले दर्शन कहाँ होते चंपू काव्य के आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक हम इनका विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन नहीं करेंगे, इनको आत्मसात नहीं करेंगे, तो केवल एक त्रिविक्रम भट्ट और केवल एक नल चंपू को पढ़ लेने से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है विद्वान लोग, विदुषी लोग इत्तेफाक ना रखें मेरी बातों से, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल और केवल उसके एक अंश मात्र को पढ़ लेने से पूर्ण रूप से जो हम तैयारी चाहते हैं, जो हम एक टॉप की तैयारी चाहते हैं, कम से कम उस स्थिति में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उसका एक व्यापक दृष्टिकोण आपको ध्यान रखना है। नल चंपू के बारे में पढ़ना है, चंपू काव्य के बारे में पढ़ना है, चंपू का प्रारंभ कहाँ से होता है ये हमें पढ़ना है, त्रिविक्रम भट्ट ने किस ढंग से इसका विश्लेषण किया ये हमें पढ़ना है, कहानी किस प्रकार से नल और दमयंती की जो कहानी कैसे नैषधीय चरितम से भिन्न है ये हमें पढ़ना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं मैच करती है। यदि आप केवल त्रिविक्रम भट्ट के नल चंपू को पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, हो सकता है आप इत्तेफाक न रखें इसमें, यदि आपको नल चंपू पढ़ना है तो मुझे लगता है कि आपको श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम का भी अध्ययन करना पड़ेगा। और नैषधीय चरितम में जो कहानी है वो कहाँ से कहाँ तक के मिलती है और नल चंपू की जो कहानी है वो कहाँ से कहाँ तक मिलती है, दोनों का एक तुलनात्मक, एक समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे तो नल चंपू अपने आप ही क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है, मान लो नैषधीय चरितम भी आपके सिलेबस का पार्ट है और नल चंपू भी आपके सिलेबस का पार्ट है, दोनों के प्रथम अंक लगे हैं, कहानी मिलती जुलती है। लेकिन वहाँ जब कोटेशंस आती हैं, वहाँ जब लोकोक्ति आती है, सूक्ति आती है, कथन आता है, कोई चीज़ आती है, तब पता चलता है, फिर चिंतन करते हैं कि भाई ये नल चंपू की थी या फिर ये नैषधीय चरितम की थी, क्योंकि दोनों की स्टोरी तो सेम ही चलती है। तो इसलिए जब हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, शिक्षण विधि का भी पार्ट है तुलनात्मक अध्ययन, तो जब हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो मूल रूप से सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा कि इसकी कहानी यहाँ से यहाँ तक चलती है और नैषधीय चरितम की कहानी जो है वो अंतपूर्ण रूप से कहीं न कहीं एक निश्चित बिंदु तक पहुँचती है। यदि आप विश्लेषण करेंगे, यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नल चंपू की कहानी में और नैषधीय चरितम की कहानी में काफ़ी अंतर दिखाई देगा।
क्योंकि नैषधीय चरितम जहाँ पूर्ण परिपाक को प्राप्त होता है, नल चंपू की स्टोरी तो ऐसी लगती है जैसे मान लो बीच में ही रहेगी वो, तो ऐसा लगता है कि नल चंपू तो पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने जितने उच्छ्वास लिखने चाहिए थे वहां पर 7 उच्छ्वास तक वो पहुंचे, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि स्टोरी जो है वो तो रह गई। अब सवाल पैदा होगा कि भाई हमें 7 उच्छ्वास का क्या करना है, हमें कहानी पूरी हुई या नहीं हुई क्या करना है। हम तो प्रथम उच्छ्वास की बात करते हैं। केवल प्रथम उच्छ्वास को पढ़ने से उसका भूमिका भाग तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रथम उच्छ्वास में जो शुक्ति आएंगी वो आप कर लेंगे, प्रथम उच्छ्वास में जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, चरित्र चित्रण जो आएगा वो हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चरित्र चित्रण की भी हम चर्चा करते हैं। अब यदि हम बात करें शिशुपाल वध की, तो शिशुपाल वध का जो प्रथम सर्ग है उसी की हम चर्चा करते हैं। शिशुपाल वध का पहला सर्ग है, मूल रूप से हमें पहला सर्ग पढ़ना चाहिए। हम पहले ही सर्ग की चर्चा करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो मूल रूप से हम पहले सर्ग की चर्चा करें। लेकिन जब पहले सर्ग की चर्चा करेंगे तो इसके अतिरिक्त हमें ये जान लेना चाहिए कि महाकवि माघ के शिशुपाल वध नामक जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मूल रूप से कौन से सर्ग में कहाँ तक की कहानी चलती है हमें पता होना चाहिए। स्टोरी हम मूल रूप से उसकी पढ़ेंगे, प्रश्न जो बनेगा आपका पहले सर्ग में से ही बनेगा। लेकिन प्रश्न ऐसा तो नहीं है कि महाकवि माघ में से नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं है कि महाकवि माघ के जीवन परिचय में से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, महाकवि माघ की कृतियों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, महाकवि माघ की जो मूल कृति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें से आगे से कोई सवाल नहीं बनेगा। ये तो कोई श्योरिटी नहीं होती ना, क्योंकि यदि जब कृति लग गई है, यदि मूल विषय यदि लग गया है, ठीक है, तो निश्चित रूप से फिर क्या होता है, उसके साथ उसका विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर कि केवल एक जो विषय आपका लगा हुआ है, एक जो अंश लगा हुआ है, उस अंश के बारे में आप अधिक चिंतन कीजिए, अधिक रूपरेखा तैयार कीजिए उस अंश के बारे में। ठीक है, कंप्लीट अध्ययन उस अंश के बारे में कर लीजिए, लेकिन उसके इतर भी आपको ध्यान रखना है। भूमिका भाग आप जरूर पढ़े, क्योंकि भूमिका में पूरा विश्लेषण उस कृति का हो जाता है। रचनाकार की शैली के बारे में आपको पता चल जाता है, रचनाकार ने मूल रूप से कौन से रस का अधिक प्रयोग किया है, कौन से छंद का प्रयोग किया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया है, उसकी शैली क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। ये सारी चीज़ें आपको प्रारंभिक चीज़ों में देखने को मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं से भी किसी भी ढंग से आप यदि अध्ययन करते हैं यहाँ पर, लेकिन इन विशेष रूप से इन चीज़ों का अध्ययन आपको जरूर करना चाहिए। हम महाकवि माघ की बात कर रहे हैं, महाकवि माघ के शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे यदि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो फिर अभिज्ञान शाकुंतल तो बहुत एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, भली भांति हमने पढ़ा है। क्या हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे काव्यसु नाटकम रम्यम क्यों है? भाई जितने भी काव्य हैं उनमें नाटक सबसे ठीक है। सूक्ति को आपने रट लिया, वर्षों से आप पढ़ते आ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, क्या हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्यों सारे काव्यों में हमने नाटक को सबसे रमणीय बना दिया यहाँ पर? क्या इससे सवाल नहीं बनता? बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है, ठीक है, पिछले 2 साल से 4 साल से यदि सवाल नहीं बना तो ऐसा थोड़ी होता है कि आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी। निश्चित रूप से कि हमें कुछ नवाचार करना है, कुछ नई चीज़ें सोचनी है, लीक से हटकर के चीज़ें सोचनी है, तब जाकर के पूर्ण रूप से एक व्यापक दृष्टिकोण जो है वो हम 100% तैयारी को साथ लेकर के चलते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि क्यों नाटक सबसे रमणीय हो जाता है। आपको ये भी देखना है कि नाटक में ऐसा कौन सा तत्व है जो अन्य चीज़ों से उसको इतर करता है। बाकी मूल रूप से हम 6 तत्वों की बात करते हैं, लेकिन नाटक में हम 7वें तत्व की भी चर्चा करते हैं, नाटक में हम अभिनय की भी चर्चा करते हैं, नाटक में हम अभिनेता की भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्यों वो सबसे अलग हो जाता है, उसकी क्या ऐसी रूपरेखा है, क्यों हम उसका रंगमंच पे प्रयोग कर सकते हैं, क्यों दूसरी चीज़ों का रंगमंच पे प्रयोग नहीं कर सकते, सारी चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ेगा। क्योंकि जब एग्जाम होता है तो केवल और केवल हमारी इस क्वालिटी को चेक नहीं करता कि आपने कितना तैयार किया है, वो एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि इसके पीछे आपकी जो नॉलेज है वो कितनी वृद्ध है, कितनी व्यापक नॉलेज आपकी रही है। इन सारी चीज़ों का आकलन आपको करना पड़ता है। तो हमें काव्यों में नाटक रमणीय है ये भी देखना है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल ही क्यों सबसे रमणीय है ये भी देखना है। यहाँ पर क्यों चौथे अंक को ही सबसे श्रेष्ठ बता दिया गया ये भी हमें देखना है। कालिदास को क्या लगा चौथे अंक में कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मतलब उसको दर्जा दे दिया गया। क्यों प्रकृति चित्रण इतनी प्रभावी हो जाती है, क्यों प्रकृति चित्रण में कहीं न कहीं मानवता के दर्शन या मानवीय दृष्टिकोण उसको दिखाई देता है। ठीक है, जब वृक्षों से पत्ते गिरते हैं तो क्यों कालिदास को ऐसा लगता है कि मतलब ये वृक्ष जो है ये भी आंसू बहा रहे हैं शकुंतला के वियोग में। ठीक है, मोरों ने नाचना बंद कर दिया, हिरणियों ने मतलब भोजन करना बंद कर दिया। ठीक है, एक छोटा सा जो हिरण का बच्चा है शावक है वो आकर के रोक लेता है, मतलब उसके वस्त्रों को खींचता है शकुंतला के। क्या दृष्टिकोण है इतना, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको चिंतन करना है, पूरी चीज़ों के बारे में चिंतन करना, तब जाके हम काव्यसु नाटकम रम्यम और तत्र रम्या शकुंतला की बात करेंगे। उन सारे तथ्यों को हमें निकालना है। मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ठीक है एक अलग दृष्टिकोण है कि आपका जो पार्ट लगा है, पहला अंक लगा या चौथा अंक लगा या सारे 7 अंक लगे, एक अलग विषय यहाँ पर, लेकिन मूल रूपरेखा तो आपको तैयार करनी ही करनी पड़ेगी।
यदि पूरी पुस्तक लगी है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आपको उसका आकलन करना ही करना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ कि हम क्या एक पार्ट को लेकर के बैठ जाते हैं, बार बार सवाल होगा कि भाई इससे बाहर हम नहीं जाएंगे, और जब क्वेश्चन पेपर आता है फिर बोलते हैं कि आउट ऑफ कोर्स आ गया। भाई आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं था। यदि अभिज्ञान शाकुंतल लगा है तो कालिदास के बारे में परिचय प्राप्त करना आपका दायित्व बनता है। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, कालिदास ने नाटक कितने लिखे, कालिदास ने महाकाव्य कितने लिखे, कालिदास ने खंडकाव्य कितने लिखे, ठीक है, कौन सी 7 कालिदास की कृतियां हैं, इन सब के बारे में चिंतन करना आपको चाहिए। किस कोटि में आती है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतल से इतर की ये चीज़ें हैं, इन सब का हम विश्लेषण करेंगे, इन सब की हम चर्चा करेंगे, इसी दृष्टिकोण से आपका अध्ययन करवाया जाएगा। तो यही बात मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। कैसे भी आप अध्ययन करते हैं, कहीं से भी अध्ययन करते हैं, किसी भी पुस्तक से अध्ययन करते हैं, लेकिन आपका नज़रिया तो व्यापक होना चाहिए ना, दृष्टिकोण तो आपका व्यापक होना चाहिए ना, उसी दृष्टिकोण को लेकर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है 2 श्लोकों को हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ जाते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरी स्थिति में पहुंच जाता है कि आनंद आ गया 2 श्लोक पढ़ के, लेकिन उन 2 श्लोक के पीछे तो दुनिया नहीं चल रही, आगे के 100 श्लोक और आपको पढ़ने हैं, उनको भी उसी ढंग से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको आनंद आएगा। लेकिन शुरू में 2 चीज़ें तो बहुत आपने अच्छी पढ़ ली, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे, सारी चीज़ें वहीं पर पढ़नी है आपको। जिस दृष्टिकोण से आप पहले चीज़ें पढ़ते हैं उसी दृष्टिकोण से आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। इस ढंग से आपको एक व्यापक दृष्टिकोण करना है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस ढंग से अध्ययन करें। जिस भी ढंग से आप अध्ययन करें वो दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, नज़रिया आपका होना चाहिए। रणनीतिकार आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सलाह देने वाले कदम कदम पर आपको मिलेंगे, लेकिन सोचना आपको है, भविष्य का निर्माण आपको करना है। तो आप अपने ढंग से सोचिए, आपकी रूपरेखा अपनी खुद बनाइए, ठीक है। आपका क्राइटेरिया कितना है उसका खुद विश्लेषण कीजिए। सारी चीज़ें आप सुने लोगों की, लेकिन आपको रणनीति तो तैयार खुद करनी है, व्यूह रचना तो आपको खुद करनी है। एक व्यूह की रचना कर लेने से, यदि आप एक उचित व्यूह रचना कर लेने थे तो फिर आधी समस्याओं का समाधान तो स्वतः ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। तो आपको खुद सोचना है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। आगे हम मृच्छकटिकम की बात करते हैं। मृच्छकटिकम पहले तो आपको ये देखना है कि ये है क्या, इसको हम किस कोटि में रखते हैं। भाई ये नाटक है कि ये प्रकरण है कि ये भाण है कि ये प्रसन्न है। जो 10 रूपक होते हैं 10 रूपकों में हम इसको किस कोटि में रखते हैं आपको पता होना चाहिए। मृच्छकटिकम आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से, शूद्रक आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से, शूद्रक की कृति आपने पढ़ ली, ठीक है। मृच्छकटिकम के सारे पात्रों का आपने अध्ययन कर लिया, नायक को आपने देख लिया, नायिका को आपने देख लिया, जितने भी पात्र हैं सबकी आपने चर्चा कर ली। लेकिन इस कोटि में हम नहीं गए कि ये किस कोटि में आती है। भाई ये नाटक है कि ये रूपक है कि ये प्रकरण है कि क्या है। फिर यदि हमें पता भी चल गया कि ये इस कोटि की कृति है यहाँ पर, तो फिर हमें वो जो भी है, मान लीजिए वो नाटक है, तो फिर हमें नाटक के बारे में पता होना चाहिए कि नाटक के कितने अंग होते हैं, अधिकतम कितने अंग हैं, न्यूनतम कितने अंग हैं। अंग का मतलब मैं अंकों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। फिर इसका नायक कैसा होना चाहिए, इसकी नायिका कैसी होनी चाहिए। जो भी नायक और नायिका है, नायक के जो गुण हैं 4 प्रकार के, जो उदात है वो धीरोदात है, यहाँ पर धीर ललित है, धीर प्रशांत है, कैसा है आपको सोचना चाहिए। नायिका किस कोटि में आती है, वो मुग्धा नायिका है कि मतलब किस प्रकार की नायिका है, ये आपको चिंतन करना चाहिए। सवाल बनते हैं इनमें से। मैंने कहा कि केवल ये देख लेने से कि ये मृच्छकटिकम हो गया, इसके राइटर हो गए, इसके रचनाकार हो गए, इतने अंकों में विभाजन इसका हो गया, ठीक है, इसका मूल रस ये हो गया, अंगी रस ये हो गया, गौण रस ये हो गया, इतना कह देने से मूल रूप से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हाँ, एक अच्छी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, एक अच्छी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन केवल उस स्थिति से इतर भी बहुत सी चीज़ें बच जाती है। उन सब का एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चलना है, क्योंकि ये लेवल छोटा नहीं है। यदि हम बात करते हैं कि ठीक है हम इस कॉलेज लेक्चर के लेवल को ही लेकर के चलते हैं, यहाँ पर ये जो लेवल है आपका, जो भी लेवल है, तो मूल रूप से एक तरह से मतलब ये कॉलेज लेक्चरर वाले स्तर को ही हम लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा ही फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो जिस ढंग से हम नेट की तैयारी करते हैं, जिस ढंग से हम कॉलेज लेक्चर की तैयारी करते हैं, उसी ढंग से हम इस व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के चलना है, क्योंकि वो सब लोग इसमें बैठते हैं। वो जो उस लेवल की तैयारी कर रहा होता है शिक्षार्थी, वो भी इसमें बैठता है, ठीक है, और जो नहीं कर रहे होते वो भी इसमें बैठते हैं। तो केवल यही तो नहीं कि इसी लेवल का व्यक्ति उसमें बैठ रहा है, उसमें तो नेट वाला और कॉलेज लेक्चर की जो तैयारी कर रहा है ऑल इंडिया के लिए, वो भी बैठता है वहाँ पर। तो स्तर तो आपको वही लेकर के चलना है, सोच तो आपको वही लेकर के चलनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है उन्हीं लोगों के साथ होता है यहाँ पर। तो केवल इसी लेवल से पार नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा लेवल को ऊपर करना पड़ेगा हमें। सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्रकार से हम खंड काव्य की बात करेंगे, गद्य काव्य की बात करेंगे, महाकाव्य की बात करेंगे, सबका एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चलेंगे। सिर्फ यहाँ आज की मैं इस क्लास में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो है क्या, उसके बारे में आपको पहले बेस मजबूत करना है। यदि खंड काव्य पढ़ते हैं तो खंड काव्य क्या होता है आपको सोचना है। यदि महाकाव्य पढ़ते हैं तो महाकाव्य में कम से कम कितने मतलब खंड होते हैं, अधिक से अधिक कितने होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना है।
उसका नायक कौन होना चाहिए, उसकी नायिका कैसी होनी चाहिए, कौन से कुल में कैसे वंश में उसका जन्म होना चाहिए, उसका अंगी रस यानी प्रधान रस कौन सा होना चाहिए, गौण रस कितने हो सकते हैं उसमें, इन सारी चीज़ों का व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चर्चा करेंगे। निष्कर्ष के रूप में केवल ये बताना चाहता हूँ कि पहले कै खंड में हम साहित्य की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा गद्य भी होगा, हमारा पद्य भी होगा, हमारा चंपू भी होगा। इन सारी चीज़ों का एक व्यापक दृष्टिकोण, एक व्यापक विश्लेषण लेकर के हम चर्चा करेंगे। आप जिस ढंग से चर्चा करते हैं, जहाँ चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से आपको केवल वही व्यापक दृष्टिकोण जो मैं बता रहा हूँ इस ढंग से आपको सोचना है। आप खुद समझदार हैं, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद लगेगा कि हाँ, वास्तव में यदि हम विश्लेषण इस ढंग से करते हैं, यदि हम इस ढंग से सोचते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो ग्राफ होता है वो ऊपर बढ़ जाता है। आगे आई बात करते हैं दूसरे खंड की। यदि हम चर्चा करें खंड ख की, तो संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, यानी दूसरा हमारा ख जो खंड है, मूल रूप से संस्कृत वाङ्मय में भारतीय दर्शन जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी लाइन आपको दिख रही है। इस खंड में श्रीमद् भागवत गीता, तर्क भाषा, सांख्यकारिका, वेदांत सार के अनुसार दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय। आपको लग रहा है कि 4 छोटी छोटी किताबें हैं, ठीक है, लेकिन 4 पुस्तकें नहीं है। 4 पुस्तकों के साथ में पूरा दर्शन समेट करके रखना है हमें, पूरा दर्शन हमें देखना है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि दर्शन है क्या, ठीक है। फिर हमें यह देखना है कि कम से कम भारतीय दर्शन की यदि हम बात कर रहे हैं तो भारतीय दर्शन कितने भागों में विभक्त है, इसकी हम चर्चा करेंगे। हम आस्तिक दर्शन की बात करेंगे, हम नास्तिक दर्शन की बात करेंगे। आस्तिक दर्शन में जो षड दर्शन है, ठीक है, जो हम 6 दर्शनों की हम बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम योग की बात करते हैं, हम सांख्य की बात करते हैं, इन सारे हम 6 दर्शनों की चर्चा करेंगे। नास्तिक दर्शन जो 3 है उनकी हम चर्चा करेंगे। नास्तिक दर्शन में हम चार्वाक की बात करेंगे, हम बौद्ध की बात करेंगे, हम जैन की बात करेंगे, ठीक है। तो जब नास्तिक दर्शन की बात करेंगे, षड आस्तिक दर्शन की बात करेंगे, जब ये व्यापक दृष्टिकोण हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम पहले बात करेंगे, हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करेंगे, इसमें दार्शनिक पद्धति क्या है। तो श्रीमद् भागवत गीता में हम दार्शनिक पद्धति को तभी महसूस कर पाएंगे ना जब हमें ये पता होगा कि दर्शन है क्या, ठीक है। उसकी व्युत्पत्ति की दृश्य धातु से हुई, केवल इतना जान लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमें दर्शन की वास्तविक पृष्ठभूमि को देखना है, दर्शन कहना क्या चाहता है हमें ये देखना है, दार्शनिक सिद्धांत क्या होते हैं हमें ये देखना है, ठीक है। षड दर्शन जो है वो क्या चाहता है, त्रिदर्शन जो क्या चाहता है, क्यों हम आस्तिक मान लेते हैं, क्यों हम उनको नास्तिक मान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो आस्तिकता का संबंध हम वेदों के साथ लगाते हैं, आस्तिकता का संबंध हम कहीं ना कहीं मतलब ईश्वर के साथ नहीं लगाते। हम धार्मिक पद्धति में देखते हैं, आध्यात्मिक चीज में देखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करे वो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना करे वो नास्तिक। लेकिन दर्शन में तो ऐसा नहीं है। दर्शन में तो हम वेद से लगाते हैं सारी की सारी चीजें। जो वेद में विश्वास करे वो आस्तिक, जो वेद का विरोधी हो वो नास्तिक। ये चीजें आपको देखनी है। और क्यों वेद का विरोध किया इन लोगों ने, ठीक है, क्यों मतलब समर्थन किया इन लोगों ने, आस्तिक वालों ने कैसे समर्थन कर दिया, नास्तिक वालों ने कैसे मतलब इसका विरोध कर दिया। कोई ना कोई प्रमाण तो दिए होंगे, कोई तथ्य तो दिए होंगे, कोई तर्क तो दिए होंगे। सारी चीज़ों का विश्लेषण आपको करना है। केवल श्रीमद् भागवत गीता में जो दृष्टिकोण है उसी से पार नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर भी आपको प्रवेश करना है। कंप्लीट कई विद्यार्थी शिक्षार्थी श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ लेते हैं, फिर सवाल किया जाए कि श्रीमद् भागवत गीता जो है, ठीक है, उसके बारे में क्या है, वो मूल कृति उसकी क्या रही है, वो कहाँ का अंश है, किससे लिया गया है, सवाल फिर नहीं बनता है यहाँ पर, ठीक है। देखना है आपको, विश्लेषण करना, हम चर्चा करेंगे। जब हम मूल रूप से क्लास पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ों के एक विश्लेषण, एक व्यापक दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे। तर्क भाषा की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, हमें ये देखना है कि ये किसका पार्ट है। यदि हम तर्क भाषा की बात करते हैं, केशव मिश्र की हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अन्नम भट्ट की हम बात करते हैं, तर्क संग्रह की बात करते हैं, तर्क भाषा की बात करते हैं, तो आपको ये देखना है कि ये पार्ट किसका है। बहुत से शिक्षार्थी को ये समझ में नहीं आता कि न्याय का पार्ट है कि वैशेषिक का पार्ट है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि षड दर्शन में न्याय क्या है और वैशेषिक क्या है, न्याय के क्या सिद्धांत है, वैशेषिक के क्या सिद्धांत है। फिर हमें ये देखना है कि तर्क भाषा न्याय का पार्ट है कि वैशेषिक का पार्ट है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में विश्लेषण करना, इन सारी चीज़ों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण आपको लेकर के चलना, ठीक है। वेदांत सार की बात करेंगे, वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे। तो विभिन्न प्रकार से जो हम चर्चा कर रहे हैं उन सारे सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर वेदांत सार की बात करेंगे कि वेदांत पाठ क्या है, योगी सदानंद ने वेदांत सार में क्या कह दिया है, ठीक है। मूल रूप से हम चर्चा करेंगे अज्ञान क्या है, आक्षेप क्या है, विक्षेप क्या है, विवर्त क्या है, सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। वेदांत सार में मूल रूप से योगी सदानंद ने जो वर्णन किया, वेदांत यानी वेदों का अंतिम पार्ट है, उसी का तो मूल रूप से चित्रण किया गया उस वैदिक प्रक्रिया की। अज्ञान किसे कह दिया गया, विवर्त क्या किसे कह दिया गया, वस्तु में अवस्तु का आरोप क्या है, यहाँ पर ये रस्सी क्या है, रस्सी में सांप की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों का व्यापक विश्लेषण करेंगे तो आसानी से मुझे लगता है कि बहुत आसानी के साथ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम ख पाठ की बात कर रहे थे, हम दर्शन की बात कर रहे थे।
खंड गय की यदि हम चर्चा करेंगे तो खंड गय हमारा मूल रूप से है जो काव्य शास्त्र का, ठीक है। तो हमें भली भांति पता है काव्य शास्त्र क्या होता है। काव्य में मूल रूप से जो शास्त्रीय तथ्य हैं, ठीक है, जो शास्त्रीय लक्षण है, उन सब की हम समीक्षा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हमारे सिलेबस में मूल रूप से लिखा हुआ है कि साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश के अनुसार, ठीक है, काव्य लक्षणों की चर्चा करेंगे, काव्य का प्रयोजन क्या है, शब्दों की वृत्तियां क्या है, ध्वनि क्या है, रस क्या है, निम्नलिखित चीजों की बात करेंगे, फिर हम अलंकारों की चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, ठीक है, आप साहित्य दर्पण की चर्चा करेंगे, आप मूल रूप से काव्य प्रकाश की चर्चा करेंगे, ठीक है। विश्वनाथ ने क्या कहा, आप इन सारी चीजों का व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चलेंगे, ठीक है। मम्मट ने क्या कहा, इन सारी चीजों का व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चलेंगे। लेकिन सोचिए कि जब उस लेवल पर हम जाएंगे, जब हम प्राध्यापक की तैयारी कर रहे होते हैं, तो केवल इन जो पुस्तक में लिख दिया गया कि जो सिलेबस का पार्ट है साहित्य दर्पण और मूल रूप से मतलब काव्य प्रकाश लिख दिया, केवल इन 2 ही पुस्तकों का यदि हम अध्ययन करेंगे तो इसके साथ में किन लोगों ने उसका खंडन किया, किन लोगों ने उसका मंडन किया, किन्होंने समर्थन किया, ठीक है, किन्होंने विरोध किया, परवर्ती आचार्यों ने इनके बारे में क्या कहा, सारी चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इन सारी चीजों को लेकर के नहीं चलेंगे तब तक मूल रूप से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने काव्य का लक्षण लिख दिया, ठीक है, साहित्य दर्पण के अनुसार हम काव्य की बात कर लेंगे, ठीक है, और काव्य प्रकाश के अनुसार हम बात कर लेंगे। लेकिन भामे ने क्या कहा, ये क्या हमें नहीं सोचना पड़ेगा? विश्वनाथ ने क्या कहा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा क्या? ठीक है, अन्य विद्वानों ने क्या कहा, हमें देखना नहीं पड़े, सबको साथ लेकर के चलना पड़े। जितने भी काव्य शास्त्री आचार्य हुए हैं, जिन लोगों ने लक्षण ग्रंथों की चर्चा की है, जिन लोगों ने लक्षण ग्रंथों पर कार्य किया है, ठीक है, जिन लोगों ने मूल रूप से काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की चर्चा की है, उन सब के व्यापक दृष्टिकोण को हमें लेकर के चलना पड़ेगा, सभी को हमें साथ लेकर के चलना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से शिक्षार्थी ऐसे होते हैं कि उस जो सिलेबस में जो बिंदु लिख दिए गए, उन बिंदुओं से इतर जाने की कोशिश नहीं करते। उन बिंदुओं से इतर आपको जाना पड़ेगा। आप कंप्लीट साहित्य दर्पण को रट करके डाल दीजिए, आप कंप्लीट काव्य प्रकाश को रट करके डाल दीजिए, लेकिन साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश के साथ साथ अन्य जितने भी आचार्य हैं, अन्य जितने भी काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं, उन सब के बारे में आपको चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, जितने सिद्धांत उन सारे सिद्धांतों की चर्चा करनी पड़ेगी आपने। क्यों मतलब किसी ने शब्दार्थों काव्य कह करके छोड़ दिया, क्यों किसी ने ननु शब्दार्थों काव्यम कह दिया, कौन शब्द को काव्य मानता है, कौन अर्थ को काव्य मानता है, कौन शब्द और अर्थ को काव्य मानता है। जब इन सारी चीज़ों का विश्लेषण जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मूल रूप से हम अंतिम बिंदु तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, हाँ, साहित्य दर्पण हमें पढ़ना है, बिल्कुल व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के पढ़ना है। काव्य प्रकाश हमें पढ़ना है, क्योंकि जब हम काव्य शास्त्रीय लक्षणों की चर्चा करेंगे और साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश नहीं होगा तो वो तो बात ही अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये तो बेस है। लेकिन इस बेस के साथ अन्य विद्वानों की सोच क्या रही है, अन्य विद्वानों ने किस ढंग से इसका खंडन किया, अन्य विद्वानों ने कौन से विद्वानों ने इनका मंडन किया, सबको हमें लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, हमें ध्वनि के सिद्धांतों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें रस गंगाधर की विचारधारा भी पढ़नी पड़ेगी, हमें साहित्य दर्पण की विचारधारा भी पढ़नी पड़ेगी, अन्य आचार्यों की बात भी हमें पढ़नी पड़ेगी, खंडन और मंडन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के मूल रूप से समस्याओं का समाधान होगा। तो मैं सिर्फ आज की इस क्लास में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो एरिया है, आपकी जो सोच है, इसको व्यापक बना करके चलिए, आपकी इस सोच को व्यापक बना करके चलिए। जब तक आप इस सोच को वृद्ध नहीं कर देंगे, इसको व्यापक नहीं कर देंगे, समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। ठीक है, आप सोचते होंगे कि ठीक है, यहाँ पर ये 4 बुक हमारे पास उपलब्ध है, ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत से आजकल सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध है, उनसे पढ़ लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलने वाली। ध्यान रखना, सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलने वाली, सारी चीज़ें आपके पास खुद हैं। यहाँ पर आप खुद अपनी रणनीति तैयार कीजिए। कई जगह ऐसा होता है कि ठीक है, ये लगा दिया कि अभिज्ञान शाकुंतल का चौथा अंक, अभिज्ञान शाकुंतल का चौथा अंक, ठीक है, चौथे अंक में किसी भी पुस्तक में 10 श्लोक दे दिए, 15 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण दे दिए। ठीक है, लेकिन जब आप विश्लेषण करने बैठते हैं, जब आप मूल कृति को उठाते हैं, अभिज्ञान शाकुंतल की टेक्स्ट बुक को उठाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इसमें से जो 10 श्लोक दिए थे, उनमें से 3 श्लोक तो किसी अन्य अंक के मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सच्चाई है। ठीक है, मैं किसी एक चीज़ का आक्षेप नहीं कर रहा, ये हकीकत है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए निश्चित रूप से आपका दायित्व बनता है कि आप टेक्स्ट बुक की तैयारी कीजिए, उसको लीजिए, मूल पुस्तकों को लीजिए, मूल पुस्तकों को आधार बनाकर आप उनका विश्लेषण कीजिए। हाँ, फिर ये बाकी चीज़ें हेल्प बुक के रूप में यदि आपके पास है तो आप इनका समर्थन कीजिए। लेकिन ये निर्णय तो आपको ही करना पड़ेगा कि जो कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, जो चीज़ें उपलब्ध करवाई गई है, जो विषय वस्तु आपके पास है, कहीं न कहीं वो हमारे मूल सिद्धांतों के साथ, मूल विषय के साथ मैच भी करती या नहीं करती, देखना पड़ेगा हमें।
इन सारी चीज़ों का विश्लेषण कौन करेगा? आपको खुद करना है। ये तैयारी आपको खुद अपने ढंग से करनी है। अलंकारों की हम चर्चा करेंगे, विभिन्न प्रकार के अलंकारों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अलंकार जब हम पढ़ेंगे तो हम भामे के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, ठीक है। भामे ने क्यों मतलब अलंकारों के बारे में इतना व्यापक दृष्टिकोण दे दिया? क्या ऐसा नहीं था इससे पहले अलंकार नहीं थे? अलंकार तो उनसे पहले भी थे, ठीक है। अलंकार तो विभिन्न प्रकार से हमें पड़ता है। अग्निपुराण में तो बहुत प्रकार का उल्लेख अलंकारों का किया गया है, तो फिर क्यों हम भामे को इतना महत्व देते हैं? बहुत सारे की सारी चीज़ें, बहुत फैक्ट है इनके पीछे हम बात करेंगे। तो मूल रूप से हम बात कर रहे थे खंड मतलब गय की, जिसमें हम काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। और जो गय हमारा खंड है इसमें भाषा विज्ञान और व्याकरण की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाषा विज्ञान और व्याकरण से संबंधित जितने सवाल बनते हैं सबका एक व्यापक दृष्टिकोण आपको लेकर के चलना है। सबसे पहले हमें भाषा को देखना है कि भाषा क्या है, ठीक है। फिर भाषा के साथ साथ हमें मूल रूप से उसकी लिपि कौन सी है इस पर हमें देखना है। किस ढंग से उस लिपि का उद्भव हुआ है, कहाँ से उसका उद्भव हुआ है, ये दृष्टिकोण आपको देखना है। भाषा के परिवारों के बारे में आपको मूल रूप से देखना है कि पूरे विश्व की भाषाओं को हमने कितने परिवारों में बांट दिया, ठीक है। और परिवारों में बांटा तो आधार क्या रहा था, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और निश्चित रूप से इसका विश्लेषण आपको करना है। पारिवारिक आधार एक अलग होता है यहाँ पर, ठीक है। आकृति मूलक एक आधार अलग होता है। फिर पारिवारिक आधार ज़्यादा बेटर है या आकृति मूलक आधार ज़्यादा बेटर है, आपको देखना है। आकृति में तो सिर्फ और सिर्फ उसकी आकृति को ही आधार बनाया गया, लेकिन पारिवारिक में तो बाकायदा वंश परंपरा चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो क्यों इतना बड़ा परिवार हो गया? फिर मूल रूप से हमें भारोपीय परिवार के ऊपर आना है। भारोपीय परिवार में कौन सी चीज़ें आती हैं इनको हमें देखना है। यहाँ पर सतम और केंतुम वर्ग के बारे में हमें चिंतन करना है। सिस्टम से एक के बाद एक चीज़ें लिंक है, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से लिख की गई यहाँ पर। इन सारे व्यापक दृष्टिकोण को आपने देखना है, ठीक है। फिर हम ध्वनि के नियमों की बात करेंगे, चाहे वो ग्रिम नियम की बात हो, चाहे वो ग्रासमन नियम की बात हो, चाहे वो वर्नर नियम की बात हो। कौन सी 9 ध्वनियों पर काम करते हैं ये नियम, उनकी हम चर्चा करेंगे। ग्रिम ने क्या कहा, ग्रासमन ने क्या कहा, मतलब सब सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। वर्नर ने क्या कहा, कौन कौन से छोटे छोटे अंश इसमें हैं, पहले का कौन है, बाद का कौन है, संशोधित चीज़ें किसने दी, ध्वनि नो क्यों बदल जाती है, क्यों 3 ध्वनियाँ दूसरी 3 ध्वनियों में बदल जाती है। पहले सिद्धांत है कि बलाघात का प्रयोग कहाँ होता है, फिर हमें ये देखना है कि ये बलाघात होता क्या है। बहुत एक व्यापक दृष्टिकोण है, बहुत एक व्यापक दृष्टिकोण है, ठीक है। जो बिल्कुल फ्रेश है, जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिन्होंने भाषा विज्ञान का अध्ययन नहीं किया, वो तो मेरी भाषा भी नहीं समझ रहे होंगे, वो तो मेरी लैंग्वेज भी नहीं समझ रहे होंगे कि मैं कौन से वर्नर नियम की बात कर रहा हूँ, मैं कौन से बलाघात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों मतलब पूर्व वर्ण पर बलाघात होता है तो कुछ और हो जाता है, क्यों दूसरे वर्ण पर बलाघात होता है तो कुछ और हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आपको बलाघात समझना पड़ेगा, भाषा के नियम समझने पड़ेंगे, सिद्धांत समझने पड़ेंगे, भाषा परिवर्तन के कारण समझने पड़ेंगे, अर्थ की दशाएं पढ़नी पड़ेंगी, अर्थ विस्तार क्या होता है, अर्थ संकोच क्या होता है, अर्थादेश क्या होता है, क्यों किस तरह से अर्थ का विस्तार होकर एक व्यापक दृष्टिकोण में कुछ शब्द चले गए, क्यों पहले एक व्यापक दृष्टिकोण था लेकिन आज एक निश्चित बिंदु पर आकर के रुक गए, क्यों अर्थ संकोच हो गया, क्यों अर्थादेश हो गया। पहले कोई एक शब्द किसी और चीज के लिए चलता था, आज कालांतर में वो शब्द किसी दूसरे चीज के लिए चल गया था। असुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तब जाकर भाषा विज्ञान की बहुत गहराई में हम उतर पाएंगे। और ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ठीक है। ये अर्थ विस्तार को समझना, अर्थ संकोच को समझना, अर्थादेश को समझना, ये पुस्तकों के माध्यम से नहीं हो सकता। ये कहीं न कहीं आपको खुद इसका निर्णय लेना पड़ेगा, किस ढंग से आप तैयारी करते हैं, किन लोगों के साथ जुड़ के आप तैयारी करते हैं, किस लेवल पर आप तैयारी करते हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए भाषा विज्ञान के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण आपको लेकर के चलना है। फिर हम प्रत्ययों की चर्चा करेंगे, विभक्तियों की चर्चा करेंगे। एक मूल रूप से लिखा गया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, ठीक है, और कौमुदी के आधार पर सभी कारकों की हम बात करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पुस्तक जो पढ़ते हैं या जो भी, ठीक है, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कारक प्रकरण कहीं से पढ़ लिया, ठीक है, अब वो कारक प्रकरण आपको देखना है, वो आपको देखना है कि कारक प्रकरण का आधार क्या है। भाई कारक प्रकरण तो लघु सिद्धांत कौमुदी में भी है, और कारक प्रकरण तो मध्य सिद्धांत कौमुदी में भी है, कारक प्रकरण तो सिद्धांत कौमुदी में भी है, ठीक है। आपके सिलेबस का पार्ट क्या है? यदि मध्य सिद्धांत कौमुदी लगी हुई है आपके, तो आपको मध्य सिद्धांत कौमुदी को ही आधार बनाना है। और यदि लघु सिद्धांत कौमुदी का आधार है तो फिर सामान्य सी प्रक्रिया, लघु सिद्धांत कौमुदी जो आप वर्षों से पढ़ते पढ़ाते रहे वही आपका आधार होगा। लेकिन बाय द वे यदि सिद्धांत कौमुदी आपका सिलेबस का पार्ट है यहाँ पर, तो सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में तो वेरिएशन आ जाएगा, परिवर्तन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। लेकिन वो परिवर्तन उसको दिखाई देगा जब उस तह में जाने की कोशिश करेगा। आपने जो कारक प्रकरण पढ़ा है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, आपने पढ़ लिया और आपने ये नहीं देखा कि ये किसका पार्ट है। क्या ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग है, क्या ये सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग है, क्या ये मध्य सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग है? ये निर्णय कौन करेगा? पुस्तकें तो नहीं करेगी। पुस्तक में तो लिख दिया कि सिलेबस जो भी है, प्राध्यापक का सिलेबस ये है और इसके आधार पर ये तैयारी है। मूल विषय वस्तु के साथ तो आकलन आपको ही करना पड़ेगा।
ठीक है, उसमें लिखा हुआ 100% वो सिलेबस को आधार बनाया होगा, 100% उन लोगों ने रिसर्च किया होगा, 100% उन लोगों ने रिसर्च किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से देखना तो आपको पड़ेगा कि क्या वो सही है, क्या वो सही है, क्या उसका आधार लघु सिद्धांत कौमुदी है या क्या उसका आधार मध्य सिद्धांत कौमुदी है, ये देखना पड़ेगा। यदि नहीं देख पाएंगे आप तो आपको जो परोसा जाएगा आप उसी भोजन को लेकर के खा करके ग्रहण करके उठ जाएंगे यहाँ पर। और मूल रूप से मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही है। यहाँ पर निर्णय आपको करना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप उच्च शिक्षा का अध्ययन करते हैं, जब आप हाई लेवल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जब एक विस्तृत रूप को लेकर के अध्ययन करते हैं, तो सारी चीज़ों का बारीकी से आपको चिंतन करना है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ देनी है, जिम्मेदारी नहीं छोड़ दी कि ठीक है इस पुस्तक में लिखा हुआ है तो वो सही होगा, 100% वो सही होगा, ठीक है, लेकिन यदि 1% गलत होगा तो आपके पास तो दूसरा जीवन रिसर्च करने के लिए नहीं है, ठीक है। वो संशोधन कर लेंगे, उसमें संशोधन लिखा, पहले पन्ने पे लिख दिया, किसी त्रुटि के लिए लेखक और प्रकाशक जिम्मेदार नहीं है, अगले एडिशन में संशोधन कर लिया जाएगा, लेकिन आपके पास तो संशोधन करने का जीवन नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। सोचना आपको, मेरी बात पर गौर करना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं खंड घ की, जिसमें भाषा विज्ञान और व्याकरण की हम चर्चा करते हैं। अगले खंड में हम रचना और पारिभाषिक शब्दों की बात करते हैं, ठीक है। संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान। सुभाषित क्या है? सुंदर भाषण जो हैं, जो सूक्तियां हैं, वहां पर उनका ज्ञान आपको रखना है, उनका अर्थ आपको ध्यान रखना है, और ये कहाँ से उद्धृत हैं विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि क्यों कहा गया ऐसा। कथन आगे हितम मनोहारी से दुर्लभम वचन, भाई आपको ध्यान रखना है कि हितकारी और मन को हरने वाले वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। सामान्य सी प्रक्रिया याद है सबको, सामान्य सी प्रक्रिया सबको याद है कि हितकारी और मन को हरने वाले वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। स्थिति आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर आपको देना है, आपको स्थिति देखनी है कि किसने किससे और कब कहा था, पृष्ठभूमि क्या बनती है, भूमिका क्या बनती है, कौन आता है यहाँ पर, किसको भेजा गया है, ठीक है, कौन लौट करके आता है, ठीक है, ये कहाँ का समाचार लेकर के आया है, कि अपने कौन से राजा को व्यक्ति कह रहा है, कौन वनेचर, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको विचार करना है। आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें तब होंगी जब आप उसका विश्लेषण करेंगे, आप उसका अध्ययन करेंगे, व्यापक रूप से उस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे, तब इन समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए मूल रूप से आपको केवल और केवल ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, बल्कि विश्लेषण करना है, गहराई में जाना है, वास्तविक दृष्टिकोण को देखना है यहाँ पर। फिर नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। ये वाक्य परिवर्तन सामान्य से प्रक्रिया, जैसे पारिभाषिक शब्द है। अब पारिभाषिक शब्द होते क्या है भाई? विभिन्न प्रकार की चीज़ें नाटक में आएंगी। नाटक में आ गया कि भाई जर्जर क्या होता है, बताइए आप लोग, तो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जर्जर क्या होता है, ठीक है। नाटक में जर्जर का प्रयोग कहाँ हुआ? विभिन्न प्रकार की चीज़ें, केवल एक नहीं है यहाँ पर, ऐसे नाटक में विभिन्न प्रकार की चीज़ें आएंगी कि भाई ये जर्जर क्या होता है, ये मतवारिणी क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जनांतिकम क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। आत्मगतम क्या होता है, विचार करना है। स्वगतम क्या होता है, प्रकाशम क्या होता है, बहुत सी चीज़ें नाटक में पारिभाषिक आएंगी। तो जब हम उसमें मूल रूप से मतलब भरत मुनि के नाट्य की बात हम करेंगे, तो केवल इतना ही कह के नहीं छोड़ देंगे, विभाव अनुभाव या विचारी भाव संयोगादरस निष्पत्ति, केवल यहीं से पार नहीं पड़ेगी। सारे पारिभाषिक शब्दों को देखना पड़ेगा, जितने भी शब्द है, चाहे मैंने जर्जर की बात बताई, चाहे मैंने मतवारिणी की बात बताई, ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, सब चीज़ों का चिंतन करना पड़ेगा। ये पारिभाषिक शब्द ये हैं क्या, क्यों जर्जर कह दिया गया उसको, ठीक है, क्यों उसको मतवारिणी कह दिया गया है, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ी। कोई एक विषय वस्तु नहीं है। जनांतिक का मैंने प्रयोग किया, जनांतिक क्या होता है, अपवारित का मैंने प्रयोग किया, अपवारित क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, और ये व्यापक विश्लेषण करेंगे, हम सब चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने से समझ जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी की बताने से समझ में आएंगी। जहाँ आपका संपर्क होता है, जिन अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आप पढ़िए, ठीक है, निश्चित रूप से, क्योंकि आपका अंतिम उद्देश्य क्या है, उस चीज़ को तैयार करना है, उस लेवल पर जाना है। कहीं से भी साम दाम दंड भेद करके आपको ये नीतियाँ इकट्ठी करनी है, एकत्रित करने हैं विषय वस्तु को, और अच्छे लोगों के संपर्क में आके निश्चित रूप से अपने लेवल को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। हम बात कर रहे हैं अगले खंड की, रचना और परिभाषा, जिसमें शब्दों के ज्ञान की हमने बात की है। इस तरह से मूल रूप से आपका जो सिलेबस है, ये विभिन्न टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है। आपके सिलेबस को विभिन्न इकाइयों में बांटने की कोशिश की है, आपके सिलेबस को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश की है। इसलिए पूर्ण रूप से विभाजित किया गया कि एक एक पार्ट को आप ठीक ढंग से, अपने ढंग से तैयार कीजिए, ठीक है। एक केवल गद्य और पद्य की आपने तैयारी कर ली, तो जब आप गद्य पद्य की तैयारी करते हैं तो कंप्लीट गद्य पद्य और चंपू की तैयारी उसमें आप कर लीजिए, ठीक है। पिछले सालों के पेपर उठा करके देखिए, न सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि ऑल इंडिया के पेपर्स को उठा करके देखिए, क्योंकि कालिदास तो आपका भी वही था, हमारा भी वही था, और किसी तीसरे स्टेट वाले का भी वही है, ठीक है। किस ढंग से सवाल पूछा गया, किस ढंग से व्यापक दृष्टिकोण लिया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको चिंतन करना, आपको अध्ययन करना है। आज के इस क्लास में निष्कर्ष के रूप में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि
केवल आपसे अच्छा रणनीतिकार, आपसे अच्छा व्यूह रचना करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद तैयारी करता है उससे बढ़िया प्लानिंग कोई कर ही नहीं सकता। आपकी प्लानिंग आपको खुद करनी है, आपकी विषय वस्तु का चयन आपको खुद करना है, आपकी रूपरेखा का निर्धारण आपको खुद करना है। मैटर जहाँ से उपलब्ध होता है, जिस ढंग से उपलब्ध होता है उसका इकट्ठा कीजिए, उसका चयन कीजिए, ठीक है। मूल विषय वस्तु को सिलेबस के साथ मैच कीजिए, उसको मिलाइए, ठीक है, और फिर यूनिट बांट करके अपने अपने ढंग से उसका विश्लेषण, उसकी तैयारी करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक बार पुनः आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन, हृदय से स्वागत, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।